हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट सम। जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं कि हमें फर्स्ट सम दिया गया है। शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। 3 लाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। ये हमारे पास जो सेपरेशन है इनकी सेमीकोलन से इनको सेपरेट किया है। फर्स्ट 3 फर्स्ट लाइन के हैं, उसके बाद जो 3 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं डायरेक्शन कोसाइन से सेकंड लाइन के हैं, और बाद में जो 3 हैं वो थर्ड लाइन के हैं। हमें शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जो हमारे पास तीनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें म्यूचुअल परपेंडिकुलर की कंडीशन जो हमने पढ़ी हुई है उसी के अकॉर्डिंग देख करके चलेंगे कि हमें क्या इसके अंदर प्रूव करना है। हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिख लिए। सबसे पहले फर्स्ट सम के लिए जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस के जो हमारे पास दी गई वैल्यूज़ हैं L1, M1 और N1, ये हमने लिए हैं फर्स्ट लाइन के लिए। जो हमने डायरेक्शन कोसाइन ये लिए हैं ये फर्स्ट लाइन के लिए हमने लिए हैं, और इनकी वैल्यूज़ हमारे पास है 12/13 -3/13 -4/13। इसी तरह से जो लाइन हमें दी गई है L2 लाइन के लिए L2, M2, N2, ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं 4/13, 12/13 और 3/13। इसी तरह से जो हमारी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन के लिए L3, M3, N3, ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं 3/13 -4/13 12/13। अब हमें यूज़ करनी है म्यूचुअल परपेंडिकुलर की कंडीशन। लाइंस जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होंगी? वी नो दैट लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होती हैं? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं अगर हमारे जो प्रोडक्ट हैं L1, L2, M1, M2 और N1, N2 ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए। यानी जो दो लाइन हमने चूज़ की हैं उनके L1, L2, M1, M2, N1, N2 इनके प्रोडक्ट का सम अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तब हम लाइंस को क्या मान करके चलते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1, N1 हमें दिए गए हैं, L2, M2, N2 हमें दिए गए हैं। तो पहले हमने यूज़ किया है फॉर यूजिंग लाइंस L1 एंड L2 फर्स्ट और सेकंड, ये दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पहले वाले प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई लेना है, फिर सेकंड कंपोनेंट, फिर थर्ड कंपोनेंट, इनकी मल्टीप्लिकेशन को हमें चेक करना है कि ज़ीरो के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो हमने इसमें देखा 12/13 4/13 -3/13 12/13, इसी तरह से -4/13 और 3/13, इनका हमने सबका प्रोडक्ट लेकर के एडिशन कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 48 -48 अपॉन 169। ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई है? ज़ीरो के इक्वल हो गई है। ये ज़ीरो के इक्वल हो गई है, इसका मतलब जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 लाइन के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ये हमने दिखा दिया। इसके अंदर 3 लाइंस को हमें परपेंडिकुलर चेक करना था, पहली 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर हमने इसी तरह से हमने लेना है लाइंस जो आगे चल रही हैं L2 और L3 के लिए। L2, L3 के लिए अब उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था L1, L2 के लिए, हमें अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कंपोनेंट, फिर सेकंड कंपोनेंट, फिर थर्ड कंपोनेंट, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 4/13 इंटू 3/13 12/13 -4/13 12/13 और साथ में इसके है 3/13। जब हमने इनका देखा है कि कितनी वैल्यू हमारे पास आ गई तो फिर से जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो ज़ीरो आ रहा है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है इट मीन्स जो L2 लाइन है वो L3 लाइन के ऊपर भी
परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 L3 भी परपेंडिकुलर होंगे। फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो L1 और L3 को भी शो कर सकते हैं। जैसे हमने पहले वाले 2 लाइंस के लिए रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही फर्स्ट और थर्ड लाइन के लिए भी हम ले सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो 13 हमारे पास वैल्यू चल रही है उसका प्रोडक्ट हमारा 169 है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, और फिर से हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया है, 0। यानी कि जो हमारी वैल्यू है, जो L1 लाइन है वो L3 लाइन के भी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स तीनों लाइंस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल रही हैं। अब देखते हैं सेकंड सम एक्सरसाइज 11.2 के लिए। हमें शो करना है कि जो लाइन दिए हुए पॉइंट से 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 -1 2 और 3 4 2, ये 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। इनसे पास करती हुई लाइन परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के ऊपर जो इन 2 लाइन से पास करती है। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के पॉइंट हैं, और ये जो है हमारे पास ये सेकंड लाइन के पॉइंट हैं। इस तरह से हमारे पास लाइंस दी गई हैं, और हमें रिप्रेजेंट ये करना है कि ये जो लाइन है, जो इन दोनों लाइंस जो इन पॉइंट्स में से पास करती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेना है तो हमें मालूम है कि हमारी कंडीशन क्या रहेगी, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, ये हमारी कंडीशन रहेगी। हमें जो प्रूव करना है हम वहाँ से सोचना शुरू करेंगे। हमें परपेंडिकुलर शो करना है, लाइंस की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले वो कंडीशन लिखनी है जो परपेंडिकुलरिटी के लिए है। लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये 0 के इक्वल है। यहाँ पे L1 L2 हमारे पास M1 M2 N1 N2 ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। जो L1 L2 M1 M2 या N1 N2 हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमने 2 पॉइंट फॉर्म की थी, जो हमें चीज़ों को कनेक्ट करना है कि आ कहाँ से रही हैं। जब हमने थ्योरी में किया था, इसकी इंट्रोडक्शन में किया था कि 2 पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो हमने वहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म बनाई थी। 2 पॉइंट फॉर्म हमने इक्वेशन के लिए लिखी थी, लाइन ऑफ इक्वेशन जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसमें हमने क्या कहा था, x माइनस में x1, x2 माइनस में x1, y माइनस में y1, y2 माइनस में y1, z माइनस में z1, z2 माइनस में z1। आपको याद होगा हमने इस तरह से जो है कार्टीजन इक्वेशन लिखी थी 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। ये कैसी थी, ये कार्टीजन फॉर्म थी किसी इक्वेशन के लिए। तो इस कार्टीजन फॉर्म के अंदर ये जो हमारे डिवीज़न में वैल्यूज़ आ रही थी, यहाँ से हमें या किससे हम इसको रिप्लेस कर सकते थे, ABC से रिप्लेस कर सकते थे। यानी कि ये हमारे पास क्या हैं, ये यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस है। हमें ये देखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे कहाँ से। तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म को रिकॉल किया कि 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर x माइनस x1, x2 माइनस में x1, y माइनस y1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1, z2 माइनस में z1 चलता है। ये जो डिवीज़न वैल्यूज़ हैं, ये डिवीज़न वाली वैल्यू हमें क्या देती हैं, ये वैल्यूज़ हमें डायरेक्शन कोसाइंस देती हैं। तो जो भी हमारे पॉइंट दिए गए हैं दोनों लाइंस के लिए हम वहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिए फर्स्ट लाइन के लिए, डायरेक्शन कोसाइंस फॉर फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस में x1, यानी कि जो भी हम लाइन यूज़ कर रहे हैं, हमने इस लाइन को फर्स्ट लाइन माना हुआ है तो इसके x कंपोनेंट आपस में माइनस हो रहे हैं, y कंपोनेंट माइनस हो रहे हैं और z कंपोनेंट आपस में माइनस हो रहे हैं। वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्शन कोसाइन मिल रहे हैं फर्स्ट लाइन के लिए। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट लाइन के लिए जो निकाले वो हमारे पास आ गए 3 माइनस में 1, 4 माइनस -1 और इसी तरह से -2 हमने सारे कंपोनेंट्स आपस में माइनस कर लिए। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं फर्स्ट लाइन के लिए 2, 5 और -4। फिर इसी तरह से
हम जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस फॉर सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन है इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस सेकंड लाइन के लिए जब देख रहे हैं तो जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, जो हमें ये लाइन दी गई थी इसके हमने एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक्स वाले एक्स में से माइनस हो रहे हैं, वाई वाले वाई में से माइनस हो रहे हैं और जेड वाले जो हैं वो जेड में से माइनस हो रहे हैं। ये जो एंड पॉइंट हैं इस लाइन के, इन्हें आपस में कंपोनेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं 3 माइनस में 0, 5 माइनस में 3 और 6 माइनस में 2, यानी कि 3, 2, 4 जो हैं ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं सेकंड लाइन के लिए। अब हमें ये चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अब हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस आ चुके हैं, यानी कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2। अब हमें ये वैल्यूज़ मिल गई हैं तो हम इनका प्रोडक्ट ले लेना है। जब हमने चेक किया L1 L2 M1 M2 N1 N2 तो आ गया 2 इंटू में 3, 5 इंटू में 2, माइनस 4 इंटू में 4। अब यहाँ से ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है 0। और जब भी ये कंडीशन हमारी 0 के इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइंस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये हमारी कंडीशन थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर की और हमने इस कंडीशन को पूरा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लाइंस हैं जिनके पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो भी हमें पॉइंट्स दिए गए, एक लाइन के पॉइंट्स हमें दिए गए हैं 4, 7, 8, 2, 3, 4। दूसरी लाइन जो है इसके एंड पॉइंट्स हैं -1, -2, 1, 1, 2 और 5। जो लाइंस हैं वो इनमें से पास होते हुए जाती है, इन पॉइंट से पास हो रही हैं लाइंस। हमें ये देखना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं। लाइंस हमारे पास पैरेलल कब होंगी? लाइंस के पैरेलल होने की क्या कंडीशन है? लाइंस पैरेलल हैं अगर जो इनके डायरेक्शन रेशोज़ हैं या जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनकी प्रोपोर्शन सेम आता है। जब इनका प्रोपोर्शन निकालें और वो सेम आए तब हम मानेंगे कि लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। तो इनके प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए फिर से जो हमें ये एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने क्या कहा था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो कहाँ से ऑब्टेन होंगे या डायरेक्शन रेशोज़ जो हैं वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। यहाँ से ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास ऑब्टेन होती हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ले ली। तो फर्स्ट लाइन के लिए हमने डायरेक्शन रेशोज़ लिखे। फर्स्ट लाइन के लिए हो गया 2 माइनस में 4, 3 माइनस में 7, 4 माइनस में 8, -2 -4 -4। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गए फर्स्ट लाइन के लिए। इसी तरह से जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन हमने सेकंड लाइन के लिए जब चेक किया तो यहाँ से 1 और यहाँ से -1, इसको नेगेटिव लिया, 1 माइनस -1, 2 माइनस -2, 5 -1। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 2, 4, 4। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास सेकंड लाइन के लिए डायरेक्शन रेशोज़ हो गई। अब हमने लाइंस की पैरेलल की कंडीशन के लिए चेक किया जो इनका प्रोपोर्शन है। जब प्रोपोर्शन चेक किया है तो 2 में -2, 4 -4 और फिर से 4 -4, यानी कि सभी वैल्यूज़ जो हैं वो -1 के इक्वल आ रही हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो -1 के इक्वल आ रही हैं। इसलिए हमारे पास लाइंस कैसी होंगी? लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। लाइंस हमें चेक करना था पैरेलल हैं या नहीं, तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। अब इसी तरीके से हम इसका फोर्थ सम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो पास करती है पॉइंट से। एक पॉइंट दिया गया है 1, 2, 3 और दूसरा जो हमारे पास वेक्टर दिया गया है, पैरेलल चल रही है ये वेक्टर के, एक पॉइंट से लाइन पास करती है। ये पॉइंट है 1, 2, 3। यहाँ से ये लाइन L1 हमने मान लिया, इसका नाम है L1 लाइन इस पॉइंट से पास करती है और ये एक वेक्टर के पैरेलल है। ये जो वेक्टर है ये है 3i + 2j - 2k, ये वेक्टर दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि इसी की इक्वेशन क्या होगी। जो हमने इक्वेशन की हुई है वेक्टर फॉर्म के हिसाब से, जो हमने इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन हमने इंट्रोडक्शन में की है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट
एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। हमने ये इक्वेशन की हुई है कि गिवन लाइन से पास करती हुई गिवन वेक्टर के पैरेलल हमारे पास क्या इसकी वेक्टर फॉर्म थी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी जो है ये हमारे पास इसकी इक्वेशन फॉर्म हो रही थी। यहाँ पर r पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर के लिए हमने क्या लिया था, xi, yj और zk। आपको ध्यान होगा हमने इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी कि यहाँ से कोई पॉइंट है, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इसको प्रूव किया था। यहाँ से ये पैरेलल वेक्टर जो है वो चल रहा था, यहाँ से ओ पी हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया था, ये ए वेक्टर चल रहा था और इसके पैरेलल जो वेक्टर है ये बी वेक्टर चल रहा था। यहाँ से हमने इक्वेशन ड्रॉ की थी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी, और जो r है वो पोजीशन वेक्टर है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के इक्वल है। a जो हमारे पास वेक्टर है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि 1i 2j और 3k, प्लस में लैम्डा b वेक्टर है यानी कि 3i 2j और 2k, ये जो है ये इसके इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म के अंदर लिखनी है। जो पास करती है पॉइंट से, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है। जिस पॉइंट से ये पास करती है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, यानी कि ए वेक्टर जो हम लिखते हैं जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो ए वेक्टर हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं ये पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है। और ये किस डायरेक्शन में है, जिसकी डायरेक्शन में है पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर जिससे पास करती है, और जिसकी डायरेक्शन में है, जिसकी डायरेक्शन में है यानी कि जिसके पैरेलल चल रही है, ये बी वेक्टर जो है हमें ये बी वेक्टर भी दे दिया गया है। अब इसके लिए हमें जो है दोनों ही फॉर्म लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है और वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है। तो सबसे पहले तो हमने पोजीशन वेक्टर लिखे, पोजीशन वेक्टर ए है हमारे पास 2i माइनस में j प्लस में 4k, फिर जो पैरेलल के लिए हमें दिया गया है i प्लस 2j माइनस में k। जो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये हमारे पास इक्वेशन चल रही है, r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी। r पोजीशन वेक्टर xi प्लस वाई जे प्लस में जेड के, ए वेक्टर जो हमें दिया गया है 2i माइनस में j प्लस में 4k, बी वेक्टर जो दिया गया है i प्लस में 2j माइनस में k। ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल चल रही है। जब ये वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल चल रही है तो हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास दूसरी फॉर्म हमें चाहिए है जो कि कार्टेशियन फॉर्म है। ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गई। अब हमें इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर यहाँ से हमें कंपोनेंट्स का डिफरेंस लेना है, x माइनस में 2, ये 2 इधर जाके माइनस हो गया, ये जो लैम्डा के साथ कंपोनेंट है ये डिवीज़न में चला गया यानी कि 1, y यहाँ से j का कंपोनेंट इसके माइनस में चला गया, माइनस था इधर आया प्लस हो गया, और इसके डिवीज़न में जो कंपोनेंट है लैम्डा के साथ चल रहा है 2। इसी तरीके से जो z है, z में से ये कंपोनेंट हमारा माइनस हो गया, z माइनस में 4, यहाँ जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो डिवीज़न में चला गया जो k के साथ था यानी कि -1। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट सम है 6th सम। इसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है लाइन की जो एक पॉइंट से पास करती है। जिस पॉइंट से पास करती है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, 4 और -5। जिस लाइन के ये पैरेलल चल रही है उसके लिए को वैल्यू हमें दी गई है इक्वेशन x + 3/3, y - 4/5 और z + 8/6। इसके ये पैरेलल चल रही है। हमें मालूम है कि अगर लाइन पैरेलल हो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये हमारे पास एक लाइन के लिए है वेक्टर फॉर्म। अगर इसके पैरेलल कोई लाइन होगी तो a + μb, ये हमारे पास इसके पैरेलल लाइन के लिए हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये a वेक्टर चल रहा है यहाँ पर a वेक्टर के लिए ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। तो जो भी a वेक्टर के कोऑर्डिनेट है वो हमारे x y z में से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो x - 2, y - 4 और z -5। अब जिसके ये पैरेलल चल रही हैं ये हमारे चेंज नहीं होते पैरेलल के केस में, तो ये सेम रहेंगे 3, 5, 6। यानी कि जो हमारे पास
इक्वेशन हो गई वो है x+2y में 3, y-4y में 5 और z+5y में 6। ये प्रोपोर्शनल है तो ये प्रोपोर्शन हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन हो गई लाइन की जो इनसे पास करती है। जिस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट हमारे x y z में से सब्ट्रैक्ट होंगे। जिसके पैरेलल चल रही है ये डायरेक्शन कोसाइंस सेम रहेंगे तो ये जो डिवीज़न है वो नंबर में चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इसके लिए इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट सम है, हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे दी गई है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है। हमने इसको थ्योरी पार्ट में भी किया था कि कैसे कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर फॉर्म के अंदर चेंज किया जाए। जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज चलते हैं, जो डिवीज़न में डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज़ चल रही हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी प्रोपोर्शनल वैल्यू से, और जो ये हमारे पास किसी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं इनको प्लस या माइनस किया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया कि जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगी। वेक्टर फॉर्म हमारे पास होगी r = a + λb। यहाँ पे r पोजीशन वेक्टर है तो xi प्लस में yj प्लस में zk, ये तो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। a वेक्टर यानी यहाँ से जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं ये i j और k कंपोनेंट चल रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट हो गया माइनस में 5 था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का कंसीडर होगा 5i, यहाँ से 4j और ये 6 उधर आ गया हमारे पास। इनके सभी के जो साइन हैं, साइन चेंज हो जाते हैं दूसरी तरफ जाके। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो फिर से पॉजिटिव हो गया। ये हो गया ए कंपोनेंट। बी जो है वो यहाँ जो हमारे डेनोमिनेटर में चल रहे थे उनसे लिया जा रहा है तो 3i 7j 2k, ये इसकी हमारे पास वैल्यू हो गई। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी हो गई है, ये वेक्टर फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं 8th सम। 8th सम के अंदर हमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशंस लिखनी है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिखनी है लाइंस के लिए। ऑफ द लाइंस दैट पासिस थ्रू ओरिजिन, जो पास करती है ओरिजिन से, और उसके साथ ही पॉइंट है 5, -2 और 3, साथ में इससे पास करती है। ओरिजिन का मीनिंग क्या हो गया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, 3D है तो 3 टाइम्स 0 हमारे पास आ गया। जिस पॉइंट से ये पास करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, -2 और 3। अब जैसे हमने पहले किया था 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है, 2 पॉइंट फॉर्म में हमने कार्टेशियन इक्वेशन को लिखा था। कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x माइनस में x1, x2 माइनस में x1, y माइनस में y1, y2 माइनस में y1, z माइनस में z1, z2 माइनस में z1, ये हमारे पास जो है कार्टेशियन इक्वेशन थी। तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए x माइनस, ओरिजिन माइनस हो रहा है तो x -0, y -0, z -0, इनकी डिवीज़न में डिफरेंस चल रहा है। 5 में से 0 माइनस किया, -2 में से 0 माइनस किया, 3 में से 0 माइनस किया। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2। इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन बना दी है x/5, y/-2 और z/3। ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये तो हमारे पास है कार्टेशियन इक्वेशन। और हमें अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए, दूसरी हमें चाहिए है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी कि r = a + λb होता है। यहाँ पे b - a, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स के तरीके से बात होती है तब हम उसको क्या लिखते हैं, b - a, यानी कि r तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ही, xi yj zk। a जो हमारे पास वेक्टर है उसकी जगह पे जो हमारा गिवन है 0 0 दे रखे हैं तो हमारे पास 0i 0j 0k ये वैल्यूज हो जाती हैं। इसके प्लस में लैम्डा b - a है, यानी ये जो माइनस करके हमारे पास पॉइंट आए हैं 5i -2j और 3k, ये हमारे पास जो पॉइंट हैं ये इसके लिए हैं। तो जो भी हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है और जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो इक्वेशन हमने इसके लिए लिख दी है दोनों ही तरीके से। पहले हमने इसको कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है और फिर हमने इसको जो है वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारे पास दोनों तरीके से लिखा गया। नेक्स्ट सम है, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है लाइन की जो पास करती है पॉइंट से 3 - 2 - 5, 3 - 2 और 6। अब वेक्टर इक्वेशन हमें लिखनी है, कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है, तो हमने पहले इसके लिए कार्टेशियन इक्वेशन ही लिख ली।
जो कार्टीज़न इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, x माइनस में x1, x2 माइनस में x1, y माइनस में y1, y2 माइनस में y1, z माइनस में z1, z2 माइनस में z1। जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये x1, y1, z1 है, ये x2, y2, z2 है। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस में 3, y माइनस में, ये हम फर्स्ट वाले के पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, -2, z माइनस में फर्स्ट वाला पॉइंट है -5। इनके डिवीज़न में क्या चल रहा है, ये चल रहा है 3 माइनस में 3, -2 -2 और 6 -5, यानी कि x माइनस 3 अपॉन में 0, y प्लस 2 अपॉन में 0, z प्लस 5 अपॉन में 11। ये वैल्यू जो है इसके लिए चल रही है। अब ये तो हमारे पास हो गई कार्टीजन इक्वेशन। अब जब हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो वेक्टर इक्वेशन में हम इस वाले प्रोडक्ट को लेकर के चलते हैं लैम्डा के साथ, और ये प्लस माइनस जो ए वेक्टर है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये किसके इक्वल हो गया, इधर से हमने ले लिया 3i, ये पॉइंट हमारे पास हो गया माइनस में 2j, ये पॉइंट हो गया माइनस में 5k। इसके साथ में लैम्डा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये लैम्डा के साथ आई जे के कंपोनेंट बना रही हैं, 0i, 0j और 11k। ये जो है हमारे पास इसके लिए फॉर्म चेंज हो गई है। तो जो हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस हैं, दोनों तरीके से ये लिखी गई। हम इसको थोड़ा सा ज़ीरो को अगर छोड़ के लिखते हैं तो ये किस तरह से दिखाई देगा, ये लैम्डा 11k ऐसे जो है ये बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद 10th सम देखते हैं। 10th सम के अंदर हमें एंगल निकालना है, एंगल निकालना है लाइंस के बीच में। 10th के अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें है 2i माइनस में 5j प्लस में k प्लस लैम्डा 3i प्लस में 2j प्लस में 6k। इसी तरह से जो इसके अंदर दूसरी इक्वेशन के लिए दिया गया है वो है 7i माइनस में 6k म्यू, और इसके साथ में है i प्लस में 2j प्लस में 2k। ये इसके सेकंड इक्वेशन के लिए दिया गया है। इसको जब हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई। जब हमें कोस थीटा एंगल हम दो लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है इसके लिए, कोस थीटा के लिए वैल्यूज़ का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है अगर हमें जो भी इजी लगे उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा जो कोस थीटा का फॉर्मूला है, कोस थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है a1 a2 b1 b2 प्लस में c1 c2 मॉडुलस, और नीचे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर साथ में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला चल रहा है, और दूसरा जो कोस थीटा का फॉर्मूला है वो है b1 b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और इसके डिवीज़न में b1 का मॉडुलस है और b2 का मॉडुलस है, इन दोनों का मॉडुलस इसके डिवीज़न में चलता है। तो हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें हमें देखना है कि दिया क्या गया है। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये फर्स्ट हमारे पास ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सेकंड है ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब हमें फॉर्मूले में b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि ये जो लैम्डा म्यू के साथ वैल्यूज़ दी गई हैं ये हमारी b1 है और ये हमारी b2 है। तो b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट यानी कि i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, 6 को 2 से किया तो 12 आ गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी डिवीज़न में इनके स्केयर्स जो हमारे फर्स्ट हैं, इन तीनों के कंपोनेंट्स के स्केयर्स, 3 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, फिर 6 का स्केयर। ऐसे ही यहाँ से देखा तो ये 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 2 का स्केयर। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है 19 और इधर से 49 और 9, ये वैल्यू जो है हमारे पास बन रही हैं, यानी कि
19 अपॉन में 7 इंटू 3। तो जो कोस थीटा की वैल्यू चल रही है वो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कोस थीटा की वैल्यू हो गई है 19 अपॉन में 21। और थीटा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो थीटा है कोस इनवर्स 19 अपॉन में 21। जैसे फर्स्ट पार्ट किया है इसके बाकी पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। 11 सम के अंदर जो पार्ट्स दिए गए हैं इनके अंदर कार्टीजन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। कार्टीजन फॉर्म से हमारे लिए और इजी हो जाता है देखना। यहाँ पर ये जो हमें कंपोनेंट दिए गए हैं ये हैं A1, B1 और C1, 2, 5 और 3, -3। इसी तरह से A2, B2 और C2 ये है -1, 8 और 4। इनको हमने यूज़ किया। इनको यूज़ करते हुए हमारे पास कोस थीटा कितना आ जाता है? A1, A2, B1, B2, C1, C2। और इसके डिवीज़न में जो चल रहा है, डिवीज़न में क्या चल रहा है? इसके डिवीज़न में है जो A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर और पूरे का मॉडुलस। तो यहाँ से जब हमने मल्टीप्लिकेशन की 2 की -1 के साथ, 5 की 8 के साथ, -3 की 4 के साथ, और इसके डिवीज़न में चल रहा है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ऐसे ही -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो जो वैल्यू है यहाँ से वैल्यू मिल जाती है 26, 9√38। तो ये जो वैल्यू है ये है थीटा की। थीटा है कोस इनवर्स 26 अपॉन 9√38। नेक्स्ट सम है P कोई हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है कार्टीजन फॉर्म के अंदर। जो दोनों ही लाइंस की इक्वेशन है वो कार्टीजन फॉर्म में है और राइट एंगल्स पर हैं लाइंस, ये हमें दे दिया गया है। जब हमारे पास लाइंस जो हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस पहले हम लिख लेते हैं 1 - x अपॉन में 3। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमें फॉर्म मालूम है, कार्टीजन फॉर्म मालूम है, उसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है। तो यहाँ पर भी हमें यही करना होगा कि जो x है जो y है उसके कोफिशिएंट को 1 रखना है। जो भी x या y है उसके कोफिशिएंट को हमें 1 रखना है। जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की हुई है x माइनस में x1, x2 माइनस में x1, y माइनस में y1, y2 माइनस में y1, z माइनस में z1, z2 माइनस में z1, या फिर इसको हम ABC भी कह देते हैं। जो हमारे डिवीज़न में चल रहे हैं इनको ABC से भी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डायरेक्शन रेशो से, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन y(x) का कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है। अब ये जो हमें इक्वेशन दी गई, यहाँ x का कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन y का कोफिशिएंट 7 चल रहा है, z का भी 1 है। तो हमें इसको 1 कोफिशिएंट बनाने के लिए डिवीज़न में लेके जाना है 7 को, यानी 7 को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकाल देंगे। 7 हमने कॉमन निकाला, अंदर रह गया y माइनस में 2 अपॉन में 2p, z माइनस 3 अपॉन में 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए हमने इसको 7 को ले लिया। अब ये जो 7 है इसको हम यहाँ डिवीज़न में लिख दें तो एक ही चीज़ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन में 7। यानी कि जो हमारी a की वैल्यू है यहाँ पर, अब क्योंकि 2 लाइन्स है तो हम इसको a1 b1 c1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे a1 3 है, b1 जो है वो है 2p अपॉन में 7 और c1 जो है ये है 2 के इक्वल। इसी तरह से जो दूसरी लाइन है वहाँ से हमने 7 को कॉमन निकाला तो 1 माइनस में x अपॉन में 3p, y माइनस 5 अपॉन में 1, 6 माइनस z अपॉन में 5। यहाँ से ये फिर से 7 डिवीज़न में चला गया तो 3 अपॉन में 7p। इधर से है y माइनस 5 अपॉन में 1, 6 माइनस z अपॉन में 5। तो यहाँ से a2 की वैल्यू जो है वो है 3 अपॉन 7p, जो b2 है उसकी वैल्यू है 1 और जो c2 है उसकी वैल्यू है 5। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हो गई। अब जब हमारे पास लाइंस हैं
लाइंस परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल्स पर हैं। लाइंस अगर राइट एंगल्स पर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 A2, B1 B2 और C1 C2, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। यानी कि 3 इंटू में 3/7p, 2p/7 इंटू में 1, और इसके साथ ही जो थर्ड कंपोनेंट है 2 इंटू में 5, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर दिया। 11p जो है वो 70 के इक्वल है और p जो है वो 70/11 के इक्वल है। हमें इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, p कितना होगा, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 70/11।